बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से कुछ मुझे सजेशंस आई थी और कुछ सवालात भी पूछे गए थे। तो मैंने सोचा कि उन सारों को जो है एक वीडियो में जो है एड्रेस कर लूँ। सबसे पहले तो सब दोस्तों की बहुत मेहरबानी जिन्होंने मुझे सजेशंस दी, और मुझे उसमें सबसे अच्छी सजेशन जो थी वो यही है जी कि आप थोड़ा लाउडर वॉइस में जो है वो बोला करें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी आवाज़ जो है उसको ऊंचा रखने की कोशिश करूं। जैसे आपकी V2 में जो है वो बिल्ट इन फॉल्ट है कि वो रैक नॉइज जो आता है, तो ऐसे ही मेरा भी ये बिल्ट इन फॉल्ट ही है कि मेरा जो वॉइस है वो इतना लाउडर नहीं है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूं। इसके अलावा मुझे सजेस्ट किया गया था जी कि जैसे थ्रॉटल क्लीनिंग के ऊपर, और जैसे विंड नॉइज प्रूफिंग जो है उस पर, और डोर्स के अंदर जो साउंड डैम्पिंग शीट्स लगाते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं, रिव्यू बनाऊं, और बेल्ट टाइटनिंग और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें और भी थी जो अब मुझे याद नहीं। तो इंशाल्लाह मैं इन सब को जो है आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस करूंगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। आजकल आपको पता है मौसम भी जो है वो बहुत हार्ड है, तो काम इस तरह का करने को हौसला भी नहीं पड़ता। तो इंशाल्लाह मैं रिव्यू भी बनाऊंगा, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों की तरफ से आई हैं, ऑफ कोर्स ये सारी इंशाल्लाह करने वाली हैं। इसमें कोई ऐसी नहीं है जो ना कर की जा सके। तो इंशाल्लाह इन सबको जो है मैं टाइम टू टाइम जो है इनके ऊपर वीडियो जो है बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें से काफ़ी सारे जो हैं वो 2020 के जून जुलाई में, जब मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक पे अपनी वो वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने V2 को जो है वो 170 तक लेके गया था, और मैंने वैसे ही इत्तेफाकन ही मैंने उसकी वीडियो बना ली, और उसके अलावा मैं उसको 180 पे भी लेके गया था। उसकी सिर्फ मैंने पिक्चर लगाई थी, और उसके ऊपर दोस्तों ने बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स भी किए थे, ठीक है जी, कि ये वो फ्लाईओवर से उतारते हुए 180 आई है, और या जो है वो सर्विस स्टेशन पे गाड़ी को वॉश करने के लिए उठाया जाता है, तो उस वक्त जो है वो 180 की हुई है। बाज ने कहा था कि आपने पिक्चर फोटोशॉप तो नहीं की। तो पिक्चर जो थी वो बिल्कुल मेरी गाड़ी की ही है, और वो 180 बल्कि उससे भी थोड़ी सी जो है वो समझ ले 1-2 किलोमीटर जो है ऊपर जा सकती है। उसका मैंने एक वीडियो जो था जिसमें वो बैकलाइट रिपेयर का, उसमें मैंने वैसे कि हिंट बोल भी दिया था, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए क्या ट्रिक था। ठीक है, वो बिल्कुल रियल पिक्चर है, गाड़ी जो है वो 180 पे गई थी, लेकिन वहाँ में 180 पे जाके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ी ना हवा में है। तो इसलिए मैंने उसकी मूवी नहीं बनाई, क्योंकि पहले तो गाड़ी को इतना तेज़ चलाना जो है वो भी एक जो है कोई इतनी रिकमेंडेड चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो बेशक मैंने ही खुद भी किया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया था, इस पर्पज़ के लिए कि इसको क्या ले जाया जा सकता है 180 तक, 170 से ऊपर तक। तो इसलिए मैंने इसको टेस्ट करने के लिए जो है वो उसको कोशिश की थी कि फुल मीटर करने की, और उस हालत में फिर वीडियो बनाना जो है वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो सबसे पहले तो जो पूछा गया था कि 170 वो तो नॉर्मल स्पीड है ना, हर V2 जो है उसकी, अगर अब मुझे याद पड़ रहा है कि मुझे चाहिए था पहले मैं इसका वो वेबसाइट देख लेता, कि शायद 167 जो है उसकी हाई स्पीड वहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। तो इसमें मार्जिन होता है हमेशा 2-3 किलोमीटर, या शायद इससे भी हो सकता है ज़्यादा हो। जैसे एवरेज जो है वो शायद वो भी एग्जैक्ट, क्योंकि मैं फिगर तो भूल जाता हूँ मोस्टली, शायद 16.3 का इसका, क्योंकि एवरेज भी जो है उन्होंने उसकी एक दी हुई है फ्यूल एवरेज। तो उससे भी कुछ दोस्त जो है अपने ड्राइविंग स्टाइल से उससे बहुत अच्छी ले लेते हैं, बाद लोग 18-20 लेते हैं, ठीक है जी। वो अक्सर वो ग्रुप्स वगैरह में जो है वो अपनी एवरेज जो है वो शेयर करते हैं। तो ऐसे ही जो हाई स्पीड उन्होंने इसकी मैक्सिमम स्पीड है जो उन्होंने 167 शायद लिखी हुई है, उसमें भी 2-3 का मार्जिन है। तो मेरे ख्याल में जो है वो 60 क्रॉस कर जानी चाहिए हर V2 को, वो कंफर्टेबली, ठीक है जी, 163-4 तक कंफर्टेबली इसको जाना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं जाती तो ऑफ कोर्स देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे अक्सर मैं बच्चों को समझाने के लिए मिसाल देता हूँ, तो शेख अगर कोई है तो वो माइंड ना करें कि यूजुअली हमने तो यही सुना है और देखा भी, एक्सपीरियंस भी, कि शेख बड़े कंजूस होते हैं। तो अगर कोई शेख कंजूस ना हो तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट शेख, तो शेख साहब को चेक कराना चाहिए, ठीक है।
तो ऐसे ही अगर V2 जो है 160 क्रॉस नहीं करती, ठीक है, सिर्फ आप इसको चेक करने के लिए कभी करके देख लें। वैसे 150 तक जो है वो बड़ी मुनासिब स्पीड है, उसको मज़े से चलाएं। वैसे अगर आपने कभी टेस्ट करना हो कि जी गाड़ी जो है वो कहाँ तक जा सकती है, तो 160 क्रॉस करना चाहिए अगर सारा कुछ जो है वो नॉर्मल है। तो उसमें आप किसी भी तरह की मेंटेनेंस रखें, उसमें कोई जो है ऐसी जो है अल्टीमेट चीज़ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप ये ऑयल जो है यूज़ करें, इंजन ऑयल या ये ट्रांसमिशन ऑयल जो है चेंज यूज़ करें तो ही जाएगी। आपको जो अच्छा लगता है उसमें जो है वो यूज़ करें, ठीक है। स्पार्क प्लग्स जो हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है जो अच्छे हैं आपके ख्याल में वो यूज़ करें। मैं सिर्फ ये है कि मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ बस, ठीक है। जैसे इंजन ऑयल, मैंने एक इंजन ऑयल चेंज पे वीडियो भी बनाया था। तो इंजन ऑयल जो है मैं टोयोटा का 5W30 जो है जो टीन पैक में आता है इम्पोर्टेड, वो वाला यूज़ करता हूँ। फर्स्ट टाइम जो था पता नहीं कौन सा आया था, क्योंकि ये CBU था इसमें था कोई, तो मैंने जब उसको मेरे ख्याल में 1000 पे चेंज करवाया सर्विस सेंटर से, तो उनके पास तो जिक का था और उन्होंने धक्के से कहा कि जिक ही दुनिया का बेहतरीन है, और वो था भी शायद 10W40, उन्होंने वो डाल दिया। तो उसके बाद मैंने इसकी कभी सर्विस स्टेशन नहीं गया, मैं सिर्फ एक ही बार उनके पास गया था। और उसमें भी जिस तरह से वो इसका ऑयल फिल्टर खोलने के लिए खप गए थे, क्योंकि शायद वो ज़्यादा टाइट किया गया था। यूजुअली ऑयल फिल्टर को इतना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करते, लेकिन ये उनसे खुल नहीं रहा था, उन्होंने बड़े इसके ऊपर जुगाड़ शुगाड़ लगाए। तो उससे मैंने सोचा कि ये इनसे बेहतर है कि इंसान घर में खुद ही जो है ये सारे काम कर ले। तो उसके बाद फिर मैंने एक और 2 दफ़ा जो है एक ऑयल चेंज वाले से करवाया। तो उसके पास जो था वो था शेल का जो है अल्ट्रा जो है वो 5W40 था शायद, वो मैंने 2 दफ़ा वो यूज़ किया था। और उसके बाद मुझे एक जब मेरी गाड़ी में मेरी इनिशियली जो था वो ये जो हार्ड गियर शिफ्ट है, हार्ड इसका प्रॉब्लम था कि गियर बहुत हार्ड होते थे। तो मैंने एक बड़ा अच्छा जो है ऑयल चेंज वाले के कहने पे इसमें एसन का जो है वो गियर ऑयल डाला। ये बहुत अच्छा है। ये शॉप वाले की तो आपको पता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आदत कहने से बेहतर है कि उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो बैठे अपनी चीज़ें सेल करने के लिए। तो हमेशा किसी भी शॉप वाले के पास जो चीज़ मिलेगी दैट विल बी द बेस्ट। आप टायर का ब्रांड ले लें, आप टायर लेने चले जाएं, आप उन्हें कहेंगे, आप बड़ा जो है रिसर्च करके जाएं जी कि मैंने फलां ब्रांड का टायर लेना है जी। आप उसे जाके ये टायर बहुत अच्छा है, ब्रांड का नाम बताएं जी। अच्छा, अब उसने नहीं पता कि कौन सा ब्रांड आप कह रहे हो, उसने कह रहे कि मेरे पास उससे भी एक अच्छा टायर है, कौन सा जो उसके पास अवेलेबल है। तो यही होता है ऐसे ही। तो वो जो मैंने जब गियर ऑयल चेंज किया तो उससे भी जो है वो जो हार्ड गियर शिफ्ट था वो प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हुआ। तो फिर मैंने थैंक यू, ये जो आपका ग्रुप है ये जो V2 ऑनर्स क्लब है, इसको मैंने फिर ज्वाइन किया। तो यहाँ पे किसी दोस्त ने, अल्लाह उनको जज़ा दे, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बड़े फ़ायदे हैं, बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है। कुछ और लोग जैसे इसमें अब वो चीज़ें शेयर करते हैं कि वो मास्टर सिलेंडर कौन सा लगता है या स्टीयरिंग रैक कौन सा लग जाता है। तो ये एक मेरे ख्याल में सदका जारी है, आप लोगों की बहुत सारी मुश्किलात आसान कर रहे हैं। तो मैं भी इन सब लोगों के लिए दुआगो हूँ कि जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन दूसरों के लिए शेयर कर देते हैं और उनका भला हो जाता है। तो वहाँ किसी दोस्त ने लगाया कि ये टोयोटा का जो है वो 75W90 शायद गियर ऑयल है, वो अगर यूज़ किया जाए तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। एंड बिलीव मी, मैंने खुद ही घर में इसको चेंज किया। मैं टोयोटा का लेके आया और उसको मैंने चेंज किया, 2 लीटर्स इसमें मैंने रिप्लेस किया। और अभी मेरे ख्याल में कोई 2-3 हज़ार ही चला हुआ था, मैंने उसको निकाल फेंका, एसन का जो डाला हुआ था, और बेहतरीन जो है वो गियर शिफ्ट हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि सिर्फ गियर ऑयल ही क्यों जो है मैं इसका डाल रहा हूँ। मैंने फिर इंजन ऑयल जो है वो भी इसका टिन पैक वाला जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया। और जो मेरी अपनी फीलिंग है कि जब मैं शेल का यूज़ कर रहा था अल्ट्रा जो है, तो और जब मैंने टोयोटा का यूज़ किया तो ऑलमोस्ट 5 और समथिंग मोर इतने किलोमीटर्स की जो है टॉप स्पीड के अंदर डिफरेंस आया है, ठीक है जी। ये मेरी जो है अपनी एक एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है, और मैंने इसको जो है टोयोटा वाले को 8-9 हज़ार जो है मैंने इसको यूज़ किया हुआ। तो सबसे पहले तो ये खौफ जो है कि इंजन ऑयल एक डाल लिया तो वो अब जो है वाजिब है कि वही डालना, इसको चेंज नहीं किया जा सकता।
गाड़ी में जी वो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं, लुब्रिकेशन है, आप उसको चेंज करें, उसमें कोई ऐसा मसला है, इंसानी पेट तो है नहीं कि आपने जी कोई उल्टा सीधा खाया तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। लुब्रिकेशन है, आप पहले एक अच्छा ऑयल डाल रहे थे, अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको और कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इशू है। ये तो अब जो है इस तरह के ग्रेड्स आने शुरू हो गए कि आप विंटर और समर में सेम यूज़ करते हैं। इनिशियली तो पहले ऐसे होते थे जी कि आपके पास सर्दियों के ऑयल जो थे वो और थे, जो कि थिन होते थे ताकि जल्दी से जो ट्रैवल करें और हर पार्ट तक जो है वो पहुंच जाएं, और गर्मियों में थोड़े जो है वो थिक किस्म के ऑयल यूज़ होते थे। तो अब ये डबल ग्रेडिंग वाले जो है हमें अवेलेबल है एज अ फैसिलिटी। तो ऑयल का जो है ब्रांड वगैरह जो भी है चेंज करने से मेरा नहीं ख्याल कोई मसला हो। मेरा अपना तजर्बा तो यही है कि मैंने तो ये तीसरा ब्रांड चेंज किया था शुरू में, बल्कि चौथा कह लें। शुरू में एक अननोन ब्रांड, फिर जो है वो चाइना से जैसे भी आया, शायद साउथ अफ्रीका से गाड़ी इंपोर्ट होके आई थी, साउथ अफ्रीका के प्लांट से बनी थी। फिर जो है हमने हाँ वो जिक डाला सर्विस सेंटर वालों ने, फिर मैंने 2 दफ़ा शेल यूज़ किया, उसके बाद जो है वो टोयोटा जो है मैं चला रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, 57,000 से भी ज़्यादा चल गई और कोई इशू नहीं। और इसके अलावा प्लग्स जो हैं वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। उसमें हीट रेंज होती है डिफरेंट। अगर जो है आप जो है बहुत हॉट प्लग जो है वो यूज़ करते हैं, हॉट प्लग ऐसे होते हैं उनकी टिप का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है जी। उनमें समझ लें कि कूलिंग सिस्टम कम है, वो बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफ़र जो है वो स्लो करते हैं, जिसकी वजह से टिप का टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, ठीक है जी। तो अगर वो आप बहुत हॉट प्लग यूज़ करते हैं, यानी कि वो अपनी हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते बॉडी में, तो उनके इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी, प्लग ख़राब हो जाता है। और अगर जो है बहुत कोल्ड होता है तो वो काला होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर वो ब्लैक कार्बन आना शुरू हो जाता है और फिर वो कार जो है वो मिसिंग शुरू कर देती। तो ये इंटरनेट पे सारी जो है वो शीट्स अवेलेबल हैं, इनकी डेटा शीट्स। तो आप अपने लिहाज से अगर प्लग की शक्ल जो है इसको देखें, अगर तो वो जैसे ब्रिक ब्राउन सी होती है, जैसे रस्ट की तरह की है, ना ही वो काली है और ना ही वो मेल्ट हुई है, तो इसका मतलब है कि आपके प्लग जो है वो बेहतरीन है। और मेरी आदत है कि मैं शुरू से ही, जब बाइक भी थी और मैं इसको ना साइड गैपिंग करता था प्लग्स की। फिर कोई 7-8 साल पहले जो है ये बोश जो है उसके सुपर 4 प्लग जो हैं मुझे नज़र आए और मैंने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो एफ आर शायद 78X में अभी आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इंजन ऑयल जो है वो टोयोटा का, गियर ऑयल जो है वो टोयोटा का, और इसके अलावा जो है प्लग जो हैं वो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। हो सकता है आप मुझसे पहले बहुत बेहतर सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो ये तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ की चीज़ें। तो प्लग जो है मैं बोश के सुपर 4 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वो नहीं मिलते तो एनजी के या डेंसो का, वैसे तो इसमें डेंसो के लग के आए थे, तो जैसे ही आए थे तो सबसे पहले मैंने उन्हीं प्लग्स को जो लगे हुए थे उनको शुरू में ही मैंने उनकी साइड गैपिंग कर ली थी। साइड गैपिंग के लिए क्या करते हैं, जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है जो ऊपर टिप के ऊपर हिस्सा आया होता है वो रिमूव कर देते हैं, और बिल्कुल जो सेंटर वाला गोल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है जी, उसकी साइड के बराबर काट के और गैप को 0.2 mm जो है वो कम कर देते हैं। यूजली 1 mm के करीब होता है, 1 mm या 1.1, ठीक है। तो इसको 0.8 पे ले आए, ठीक है। तो उससे गाड़ी स्मूथ होती है, मेरा तजर्बा है। इससे पहले भी गाड़ी में जब ये वो सुपर 4 से पहले जो है मैं यूज़ करता था, मेरे पास कोरे थी, तो उसमें सबसे पहले मैंने बाइक में भी ऐसे ही करता था, और फिर मैंने उसमें भी साइड गैपिंग कर लेता था। तो उसके लिए मेरा एक पुराना प्लग जो है मुझे मिला था, आप लोगों के लिए मैंने ढूंढा था कि जो इसके साथ आया था डेंसो का, तो मैंने उसको साइड गैपिंग की थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसमें प्लग जो है मैंने वैसे डाल कर रखा हुआ, ये इसका प्लग था। तो ये इसकी साइड गैपिंग होती है, आप टिप को जो है वो यूं काट देते हैं, अब आपको नज़र आ रहा है, ये साइड गैपिंग होती है, ठीक है जी। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है सामने वाला, इसको काट दिया जाता है सामने से, ठीक है जी, ताकि आपका इलेक्ट्रोड जो है वो ओपन हो जाए। इससे भी जो है फ़र्क पड़ता है। और फिर जब आपने इसको गेज जो है फीलर गेज, ठीक है, ये फीलर गेज होती है, पत्रियाँ सी होती, इसमें 0.8 जो है आपने इसको फॉर एग्जांपल करना है, ठीक है जी। तो इसके लिए आपने फिर इसको साइड से, ठीक है जी, वैसे दिखाने के लिए आपको, ठीक है, इसके ऊपर हर एक का साइज़ लिखा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई दिखाता हूँ,
ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इसको 0.8 mm के ऊपर कर लेना और तिरछा फिर आपने करना है, ठीक है जी। ये करना है और ये यहाँ पे ये आपने इसको, वैसे तो आमतौर पे जब ये टिप ऊपर हो तो यूँ होता है, ये साइड पे आपने काट दिया, इसको यूँ 45 के एंगल पे लेके जाना है आपने, ठीक है। तो गैप एडजस्ट करने का ये होता है कि ना तो अंदर वो आपका 0.8 mm वाला जो है वो फ्रीली मूव करे और ना ही कि उसके अंदर जाए, ना थोड़ा सा टच हो गए, दोनों साइड्स को टच हो के उसके अंदर जो है वो इंसर्ट हो। तो इस तरह से आपने एडजस्ट करना। और इसको साइड गैपिंग के लिए जो है आपके पास ये आमतौर पे छोटी तिकोनी रेती जो है इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी आपको मेरे ख्याल में 50-60 रुपए की मिल जाती है, आम दुकानों में इसको टकोरा भी कहते हैं, ठीक है। इससे आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको रगड़ते जाना है, ठीक है। और नीचे वाला जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कोई आपने मोटा पेपर या कोई ऐसा शीट रख लेनी प्लास्टिक की, ताकि वो डैमेज हो। आपने सिर्फ ये ऊपर वाले को छोटा करना है, ठीक है, और छोटे करते जाना है यहाँ तक कि वो बाहर वाले किनारे के बराबर आ जाए गोल टिप के, ठीक है। तो ये साइड गैपिंग इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके ऊपर आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं कि रेसिंग कार्स वगैरह में इस तरह के प्लग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तो बड़ा पुरानी टेक्निक है। अच्छा, उसके बाद जब बोश के प्लग्स मुझे मिले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो तकरीबन बोश सुपर 4 है, तो सारे साइड गैप आप ले लें कि सारे जो है वो साइड गैप है, ठीक है जी। ये प्लग है और ये इनका बॉक्स है सुपर 4 का ना, बोश सुपर 4। और ये है FR78X जो है इसका नाम है, ठीक है जी। और ये 30,000 चले हुए हैं, ठीक है जी। अगर मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये इनकी सूरत हाल है, सब की यही सूरत हाल है कि ना तो ये काले हैं ना ही इनका कोई इलेक्ट्रोड मेल्ट हुआ है। तो 30,000 पे मैंने इनको चेंज कर दिया था और इन्हीं के साथ के फिर मैंने अब डाले हैं। तो इस बार मैंने 30 पे चेंज नहीं करूँगा, मैं इंशाल्लाह इनको देखूंगा कि ये कितने चलते हैं। ये हमें बहुत सारे खौफ जो हैं वो हमें इस तरह के काम करने पे मजबूर कर देते हैं कि पता नहीं अब 30,000 चल गए तो प्लग जो है उसको क्या हो जाएगा। इसको मेरे ख्याल में 60,000 किलोमीटर्स भी चलाया जा सकता है विदाउट एनी इशू, क्योंकि इसकी जो हेल्थ है वो बता रही है कि प्लग जो है वो बेहतरीन है। और ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। 600 के करीब आपको एक प्लग मिलेगा, ठीक है जी। 2400 का ये बॉक्स है और इसके 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है जी। आपने इसकी कभी गैपिंग नहीं करनी। और इसके अलावा जो है कि आपने एक और चीज़ की, इसको ये जो अक्सर जी इतने हज़ार बार इसको खोल के साफ़ करना है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पास थ्रॉटल बॉडी जो है वो तो समझ आती बात कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स गए एयर फिल्टर के थ्रू और वहाँ पे जाके वो एक्यूमुलेट हो गए, तो ऑफ कोर्स वो फ्यूल के साथ ऐसा ऐसा इग्निशन चेंबर में जाएंगे। जो इग्निशन चेंबर में चला गया है, जा चुका है, ठीक है जी। और वो इसके ऊपर उसने क्या आना है, इसके ऊपर कोई अच्छी खासी हीट होती है, इसके ऊपर कोई ऐसा डस्ट पार्टिकल नहीं है जो इससे गिरेगा उसमें। और अगर ये प्रॉपर हीट रेंज के हैं जैसे ये थे और ये काले नहीं हैं तो इनको साफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आपकी गाड़ी के प्लग ब्राउन ही निकल जाए तो उनको रगड़ने शगड़ने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है जी। अगर गाड़ी जिस तरह अभी मेरे तकरीबन 30,000 चलने वाले हैं और अभी भी गाड़ी का कमाल का रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है फिर उसको खाम का जो है खुलवाते फिर वो और चेंज करो। ये बार बार गाड़ी का खुलवाना जो है ना, ये सबसे बड़ी गाड़ी की ख़राबी ये है, ठीक है जी। मैकेनिक हमें डराते हैं और हम डर जाते हैं जी कि अब जो है वो 8,000 बाद 10,000 बाद लाजम हो गया कि प्लग जो है इनको रगड़ा रुगड़ा जाए। तो ये मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी चीज़ है, प्लग जो है उसको रगड़ते रहना, अनलेस कोई इशू ना हो तो इसको कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है ब्रेकिंग का पूछा गया था मुझसे बात। उसने कहा था कि आपकी गाड़ी की, जैसे वो मैंने एक रोड रैश टाइप का वो वीडियो बना के लगाया था, तो उसमें कह रहा है, उसने मुझे उसके बाद पूछा था कि ब्रेकिंग जो है वो बहुत अच्छी है, वो कैसे की जा सकती। तो उसके लिए जो टिप है वो ये है कि एक तो टायर प्रेशर पूरा रखें, ठीक है। और मेरे ख्याल में मैं बताना भूल गया हूँ कि जब आपने गाड़ी की जो है वो टॉप स्पीड के लिए भी देखना, तो गाड़ी में टायर्स के अंदर एयर प्रेशर जो है वो आपने पूरा रखना है। जैसे रिकमेंडेड है 33 और फ्रंट में और 30 जो है वो रियर टायर्स में। तो ब्रेकिंग, उसके ऊपर ब्रेकिंग भी बेस्ट होती है, ठीक है। 2 ही चीज़ें उसमें ब्रेकिंग में, एक तो आपका टायर प्रेशर जो है एयर प्रेशर वो पूरा हो, क्योंकि ABS ब्रेकिंग है, ठीक है, और EBD भी है। उसने सारों को जो है वो एक बैलेंस के साथ ब्रेकिंग करनी है।
तो एक का टायर जो है वो भी अंडर इन्फ्लेटेड है, तो जाहिर है वो रोड को छोड़ेगा, ठीक है। तो उस सूरत में मेरे ख्याल में जब वो ईबीएस सिस्टम काम करेगा तो ब्रेकिंग वीक कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसे कैलकुलेशन के साथ सारों को एडजस्ट करना होता है। तो इसलिए एक तो ये हो गया। दूसरा जो है अपनी हैंड ब्रेक का भी इसमें रोल है कि बाज़ दफ़ा हैंड ब्रेक जो है बहुत लूज़ होती है, यानी कि वो बहुत ऊपर जाके लगती है, तब भी मैंने नोट किया है कि ब्रेकिंग जो है वो वीक हो जाती है। तो मैं तो यूजली 2 to 3 क्लिक्स जो है इससे ऊपर नहीं रखता हैंड ब्रेक। और मैंने उसको भी बताया था कि बार बार लूज होती उससे भी कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। उसके लिए एक वो उसमें आप गोल रेती से झरी सी डाल दें, उसका 10 नंबर का जो अंदर नट लगा हुआ है, और वो बार बार स्लिप नहीं होगी। आप 1.5 साल बाद उसको जो है हल्का सा टाइट करें, वो 1.5 साल तक अगर 2 या 3 क्लिक्स पे आपने एडजस्ट की तो उतनी ही रहेगी, ठीक है जी। तो ये ब्रेकिंग की बात हो गई। इसमें जो है ब्रेक सर्विस फ्रंट जो है उसकी तो जरूरत कोई नहीं, ओपन होते हैं, वो हर वक्त जो है खुद ही साफ होते रहते हैं। जो डस्ट पार्टिकल ये वो उड़ते रहते हैं, जो पीछे ड्रम्स के अंदर जो है डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं पाउडर सा, तो उसको आप खुद ही जो है खोल के उसको रिमूव कर दिया करें, थोड़ा सा ब्लोर वगैरह मार दिया और कुछ भी नहीं। और अक्सर जो है वो टूल्स वगैरह लगवाते हैं जिनकी वो लाइनें सी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में वो भी गैर ज़रूरी चीज़ है। जब आपके वो डिस्क के ऊपर लाइनें आ जाती हैं तो जब आप नए पैड्स डालते हैं तो थोड़ी देर बाद वही डिज़ाइन उनके ऊपर बन जाता है और कोई मसला नहीं। बल्कि वो मेरे ख्याल में अगर जो आप देखें तो वो जो जब लाइनें पड़ती हैं तो वो सरफेस एरिया जो फ्रिक्शन वाला वो बढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आपने कागज़ जो है उसको फोल्ड करके इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है जी। आपने इसको यूं जंप से बनाए हुए हैं और आप उसको खोलेंगे तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है। तो ऐसे जब वो आपके डिस्क के ऊपर वो ऊंचे नीचे लाइंस पड़ जाती हैं तो बेसिकली अगर आपका एरिया जो इन कॉन्टैक्ट था ब्रेक पैड्स के साथ वो पहले जितना था अभी उससे थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ब्रेकिंग में, हाँ, ब्रेकिंग में एक और आपने काम करना है कि एबीसी वाला रूल है कि जब भी आपने ब्रेकिंग लगानी, बाद लोग क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस कर देते हैं, ठीक है जी। वो चीज़ जो है एक तो गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल करता है, ठीक है, और दूसरा आपके ब्रेक पैड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग वीक हो जाती है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो सब एबीसी करें, सबसे पहले एक्सीलेटर को छोड़ दें और ब्रेक प्रेस करें, ठीक है। और जो क्लच है वो आपकी लास्ट मोमेंट पे आपने इसको प्रेस करना। जब आप क्लच का काम है गाड़ी को बंद होने से बचाना, तो जब गाड़ी मुकम्मल तौर पे समझ लें जितनी स्लो होनी है हो चुकी है, यानी कि अगर आपने गियर डाउन करना है तो तब भी लास्ट मोमेंट पे क्लच प्रेस करना है जब आपने गियर जो है उसको चेंज करना है। और जब आपने गाड़ी रोकनी है तो फिर तो आपने बिल्कुल जब गाड़ी बंद होने वाली है रुकने से, उसको एट रेस्ट आने से पहले हल्का सा तब आपने क्लच प्रेस करना, उससे पहले नहीं करना। इस तरह से आपका जो है वो ब्रेक पैड्स भी ज़्यादा चलेंगे, ब्रेकिंग भी अच्छी होगी, ठीक है जी। तो एक ये हो गया। और इसके अलावा जो है मैंने और क्या बताना था जी, मेरे ख्याल में आप लोगों के जो सजेशंस थे उनके ऊपर भी मैंने बात कर ली है। और जो टिप्स थे, हाँ, उसके बाद हाँ एक चीज़ और रह गई मुझे याद आई, ये जो 180 जो था उसका टिप मैंने बताना था कि ये आप 180 या उससे भी ज़्यादा किस तरह लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 170 ऑलमोस्ट जो है, ठीक है, 19-20 हो सकता है, वो तो हर V2 की नॉर्मल स्पीड है, ठीक है जी। और ये जो मैंने 180 किया था ये बिल्कुल जैसे मोटरवे पे 170 किया है ऐसे किया था। तो उसमें टिप जो है वो ये था कि जब उस दिन हवा बहुत तेज आ रही थी और मैंने एकदम देखा कि डायरेक्शन जो थी दरख्तों की टेढ़े हो रही थी, वो वही थी जो मेरी गाड़ी की ट्रैवल करने की डायरेक्शन थी। तो उस वक्त मुझे आइडिया है कि ये टाइम है, इस वक्त स्पीड जो है 170 से ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि विंड की डायरेक्शन भी वही है जो आपके ट्रैवल करने की डायरेक्शन है। तो उसी वक्त मुझे ये एक समझ लें शरारत सूझी। मैंने, हालांकि हवा तो काफ़ी तेज़ ही होता, तो इसमें थोड़ा यानी कि रिस्क भी है, आप गाड़ी जो है डिस्टेबल भी हो सकती है। तो उस वक्त फिर मैंने इसको एक्सीलरेट किया। वैसे तो मैं 140 के करीब उस वक्त इसको चला रहा था, 140-145 के ऊपर, ठीक है, ये एक नॉर्मल सी स्पीड होती। तो फिर मैंने इसको एक्सीलरेट किया तो वो जो विंड की वेलोसिटी थी वो भी ऐड हो गई, लेकिन क्योंकि विंड जो थी काफ़ी वो हार्ड थी, तो उस वक्त थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी जो है 180 पे जाने के बाद थोड़ी सी उससे ऊपर भी गई थी, कि गाड़ी जैसे ना हवा में जा रही है यानी कि, क्योंकि बाज़ दफ़ा तो अच्छा खासा पुश भी आता था गाड़ी को ना हवा का। तो ये टेक्निक थी, इसके अलावा कोई उसमें फ़ोटोशॉप या उसको सर्विस स्टेशन की वो जो आपके पास होता है लिफ्ट के ऊपर रख के उठाया नहीं हुआ था, या ना ही किसी फ्लाईओवर वाला मेरे ख्याल में तो वैसे भी शायद
उसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब आप फ्लाईओवर के ऊपर जाएंगे तो उस वक्त आप 170 पे नहीं जाएंगे। जाहिर है जब आप चढ़ाई चढ़ेंगे तो आपकी स्पीड में जो है वो लॉस होगा, और जब आप उससे उतरेंगे तो जो गेन होगा वो उस लॉस में एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में फिर भी, और वैसे भी फ्लाईओवर इतने लंबे नहीं होते कि लॉस के बाद जो है, यानी कि आप 170 से बहुत नीचे आ गए 165, और उसके बाद इतना लंबा फ्लाईओवर नहीं है कि आपको 15 किलोमीटर तक जो है ऊपर ले जाए स्पीड को। तो ये आपके पास एक टिप था, इसको आप वैसे अवॉइड ही करें, ठीक है। और अगर ट्राई भी करना हो तो सेफ्टी ज़रूर आपने ध्यान में रखनी है। उसके लिए ये है कि रोड्स के ऊपर ट्रैफिक देख लेनी है, और आपको अपनी गाड़ी के ब्रेकिंग डिस्टेंस और ये वो स्टेबिलिटी का पक्का पता होना चाहिए, ठीक है जी। गाड़ी आप जितनी भी तेज़ चलाएं उसमें यानी कि तब तक कोई इशू नहीं है जब तक आपको कोई मिस कैलकुलेशन नहीं हो जाती कि आप जो है जब स्पीड बढ़ाते हैं तो जो भी आपके पास आपसे नेक्स्ट व्हीकल है उससे डिस्टेंस भी आपने इंक्रीज करना है, ठीक है जी। यानी कि अगर आप जो है किसी को चेज कर रहे हैं तो आपका अगर 80 की स्पीड पे चेज कर रहे हैं तो डिस्टेंस और है, जैसे ही आप जो है 100 पे अगली की स्पीड और आपकी होगी तो आपको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा 120 पे और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? स्पीड के साथ आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बढ़ेगा। जब स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको अपनी ब्रेक की कैलकुलेशन के हिसाब से इतना डिस्टेंस देना पड़ेगा कि आप ब्रेक लगाएं तो अगली गाड़ी ब्रेक लगाए तो आप उसके पिछला जो गैप है आपकी और उसकी गाड़ी में उसके अंदर रुक सकते, ठीक है। तो ब्रेकिंग के लिए वही है कि आपने क्लच सबसे एंड पे दबाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक्सीलेटर छोड़ के सिर्फ ब्रेक प्रेस करके कंफर्टेबली ब्रेक प्रेस करके बैठे रहना है, ठीक है। और जब गाड़ी बिल्कुल समझ लेकर रुकने वाली है, अब यानी कि अगर क्लच ना दबाया तो समझने बंद हो जाएगा इंजन, तब आपने क्लच दबाना है और तब गियर शिफ्ट करना है, ठीक है जी। होप कि ये चीज़ें आपके लिए हो सकता है कुछ फ़ायदा लेके आए, ठीक है। और बहुत थैंक यू जिन्होंने मैसेंजर पे मुझसे रिकमेंडेशंस और सजेशंस दी और इसके अलावा क्वेश्चंस पूछे। कुछ रह गया तो वो कमेंट्स वगैरह में अब मुझे याद नहीं है कि मैंने सारी चीज़ों को एड्रेस किया है कि नहीं, तो अगर कोई चीज़ रह गई तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। हाँ, एक टूल्स का भी किसी भाई ने कहा था कि टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, उसके ऊपर भी आपने बताना है, तो उसके ऊपर मैं वैसे एक वीडियो बना दूंगा। कुछ मोस्ट कॉमनली जो यूज टूल्स हैं उनके ऊपर बना दूंगा। वैसे जो है ज़्यादा जो इसमें सॉकेट्स और जो है वो स्पैनर्स यूज़ होते हैं वो 10, 12 और उसके अलावा 14 के भी इसमें होते हैं, और 17, 19, 21, ठीक है। ये ले लें, ये बन गए आपके पास 10, 12, 14, 17, 19, 6 तरह की सॉकेट्स हैं। ये ले लें और इसके साथ एक रैचेट ले लें, ठीक है जी। तो आप ऑलमोस्ट जो है समझने 90% चीज़ें जो हैं वो इन्हीं से आप खोल सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे अभी हमने वो बैटरी का टर्मिनल खोला था, 10 यूज़ हुआ। आपने इंजन बेल्ट टाइट करनी होगी, 10 यूज़ हुआ। आपने बम्पर जो है कसना होगा, 10 यूज़ हुआ। आपने वो जो इसके ब्रेक के कैलिपर्स हैं वो मेरे ख्याल में 14 या 17 वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे जो है 19 नंबर शायद यूज़ होता है उसमें जब आप वो इंजन ऑयल जो है ड्रेन करते हैं, और 21 नंबर जो है वो उसके लग नट्स के लिए शायद 21 नंबर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा यूज़ होने वाली यही साइज़ है, ठीक है। 10, 12, 14 और 17, 19 और 21, ठीक है। तो ये हार्डवेयर स्टोर से अलग अलग मिल जाती है, ठीक है। बेहतर तो यही है कि आप वो पूरा सेट ले लें, उसका बड़ा फ़ायदा है। घर में बहुत सारे डिफरेंट साइजेस की ज़रूरत पड़ती रहती है, और आप यकीन जानिए कि बहुत सारे काम जो हैं सिर्फ आप टूल्स अगर घर में हों तो आप कर सकते हैं। हर बंदे में ये वाली इंटेलिजेंस मौजूद है, वो घर के काम बहुत सारे खुद कर सकता है। लेकिन होता है कि जब हमें काम करना होता है तो हमारे पास टूल्स नहीं होते, ठीक है। इस वजह से रह जाता है, फिर हमें बाहर से किसी को बुलाना पड़ता है। तो जितना एक विजिट का लेता है कोई बंदा, इतने में आपके टूल्स आ जाते हैं, और टूल्स फिर सारी उम्र चलते हैं। आपके बच्चे भी उनको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जब आप उनको यूज़ करेंगे तो बच्चों के अंदर भी ये जो है एक चीज़ डेवलप होगी, और एक अच्छा शौक भी है। जिस तरह वीकेंड पे आप बहुत सारी चीज़ें घर की जो है कर सकते हैं, और एक तो यानी कि एक्टिविटी भी है। अब हमारी जैसे दूसरी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं और हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत काम करने से हो सकता है आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाएँ, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी कमेंट्स हैं पहले भी वेलकम मैंने किया है, जो भी आपकी सजेशंस थी
आवाज़ अब पता नहीं बड़ी है कि नहीं है। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, जो भी क्रिटिसिज्म है, ठीक है जी, वो भी खोल के कीजिएगा। आपको अगर जो मैंने अपनी जो है चीज़ें बताई हैं जी, मैं ये यूज़ करूँगा, आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है कि जो ठीक नहीं है, ठीक है, प्लग्स की रेटिंग ठीक नहीं है, या कोई और मसला है जो आपको टेक्निकली उसमें कोई मिस्टेक लग रही है, तो आप ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।